हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हमारी साइंस की सेकेंड क्लास है। आज हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में, यानी कि केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक समीकरण की हमें जरूरत क्यों पड़ी, और कोई भी यदि समीकरण अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस कैसे करते हैं, और सारी चीजों पर बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अगर हम साधारण भाषा की बोलचाल में रासायनिक समीकरण को एक्सप्लेन करें, रासायनिक समीकरण को अगर हम साधारण भाषा की बोलचाल में इसको एक्सप्लेन करें, जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक समीकरण हमको कराना है, जैसे अगर हम अपने शब्दों में बोलो तो ऐसे बोलते हैं कि यदि जिंक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल से हमको अभिक्रिया कराना है, तो क्या बोलते हैं कि सबसे पहले हमने दो पदार्थ लिया, जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इन दोनों पदार्थों यानी कि जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल को अभिक्रिया कराया तो एक नया उत्पाद जिंक सल्फेट और जल बनकर आया। तो इस कंडीशन में अगर आप इसको शब्दों में विवरण करते हैं या शब्दों में बयां करते हैं तो काफी लेंदी हो जाता है। तो दोस्तों, इन सारी चीजों को संक्षिप्त में करने के लिए हमको रासायनिक समीकरण की आवश्यकता पड़ी। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हम किसी रासायनिक समीकरण को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं या उसका विवरण अपने शब्दों में करते हैं तो काफी लेंदी हो जाता है, जैसे मैंने बताया। तो इसको संक्षिप्त में करने के लिए हमको रासायनिक समीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो दोस्तों, जैसे कि आप जो है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आपका है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक ऑक्साइड को हमने सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया तो मेरा जो नया उत्पाद बनकर आ रहा है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस का जल। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप शब्दों में बयां करते थे तो काफी लेंदी हो जाता था, तो इसको मैंने रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा तो इतनी सी छोटी भाषा में चली आई, यानी एक लाइन में आपका आ गया। तो उसी जो आप शब्दों में बयां करते थे तो काफी लेंदी होता था, तो उसको संक्षिप्त में करने के लिए रासायनिक समीकरण की आवश्यकता पड़ी। जैसा कि मैंने रासायनिक समीकरण के रूप में इस तरीके से शब्दों में लिख दिया कि जिंक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया तो हमारा जिंक सल्फेट और जल बना। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो आपका जिंक ऑक्साइड है और सल्फ्यूरिक अम्ल और जो जिंक सल्फेट और अम्ल ये है क्या, तो समझिएगा ऐसे पदार्थ जैसे कि इसमें हम जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल दो पदार्थ ले रहे हैं, एक जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों की हम रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं। जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल इन दोनों पदार्थों को आपस में रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं, तो इन दोनों पदार्थों को बोलते हैं अभिकारक। क्या बोला जाता है? अभिकारक। कहने का सेंस है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम बोलते हैं अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक। ओके। और रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत जो आपके नए उत्पाद बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं? एक आपका जिंक सल्फेट बन रहा है, दूसरा जल। यानी
जब मैंने जिंक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराया तो मेरा दो नए उत्पाद बन रहे हैं, एक जिंक सल्फेट और जल। तो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत जो जिंक सल्फेट और जल नए दो पदार्थ बन रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं उत्पाद। यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। रासायनिक और जो आपका तीर का चिन्ह होता है, ये हमेशा उत्पाद की तरफ होता है, यानी जिस साइड अभिक्रिया होती है उस साइड हमेशा इस तीर के निशान को इंगेज किया जाता है। यानी कि जो आपका तीर का निशान होता है वो अभिकारक से उत्पाद की ओर शो किया जाता है। जो ऐसे आपका तीर का निशान शो किया गया है, अभिकारक से उत्पाद की ओर शो करता है, अभिकारक से उत्पाद की ओर। ओके, यानी जो आपका तीर का सिंबल है वो अभिकारक से उत्पाद की ओर को शो कर रहा है, इंगेज कर रहा है, दर्शा रहा है। ओके, ये तो मैंने शब्दों में लिखा। अगर इसको दोस्तों हम सूत्रों में बयां करें, रासायनिक सूत्रों के रूप में लिखे तो और इसको संक्षिप्त कर सकते हैं। तो रासायनिक सूत्रों में इसको अगर हम व्यक्त करते हैं तो मेरा कुछ इस तरीके से होता है, जिंक ऑक्साइड यानी ZnO प्लस, ओके, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। उसके बाद से जिंक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया तो हमारा क्या, जिंक सल्फेट और जल बना, यानी ZnSO4 बना प्लस जल यानी H2O बना। ओके, तो हमने क्या देखा कि शब्दों में अगर मैं व्यक्त करता हूं रासायनिक समीकरण को तो इतना बड़ा हो जाता है। अगर इसी को रासायनिक सूत्र की भाषा में आप लिखते हैं तो इतना छोटे सीक्वेंस में या छोटे शब्दों में आ जाता है। यहां तक तो आप बात समझ रहे होंगे। अब दोस्तों बात आती है कि जो आपका रासायनिक समीकरण है ये बैलेंस है या नहीं। तो देखिएगा, कोई भी रासायनिक समीकरण बैलेंस है या नहीं इसका पता लगाने के लिए इस तीर के लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ और इस तीर के दाहिने तरफ यानी राइट साइड, दोनों साइड के तत्वों के परमाणुओं की संख्या को हम देखते हैं कि हमारा जो बाएं साइड में तत्वों के परमाणुओं की संख्या है और दाएं साइड में तत्वों के परमाणु की संख्या के बराबर है या नहीं। अगर दोस्तों हमारा बाएं साइड के तत्वों के परमाणुओं की संख्या दाएं साइड के तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो जाता है तो ये हमारा जो रासायनिक समीकरण है संतुलित है यानी बैलेंस है। तो आइए देखते हैं कि जो ये हमारा रासायनिक समीकरण है बैलेंस है या नहीं, संतुलित है या नहीं। तो सबसे पहले हम जिंक को देखते हैं कि जिंक के कितने परमाणु हैं। तो देख रहे हैं कि हमारा लेफ्ट साइड में जिंक के एक परमाणु है और राइट साइड में देखते हैं तो जिंक के एक परमाणु, यानी जिंक जो है वो बैलेंस है, यानी जिंक के जितने परमाणु लेफ्ट साइड में है उतने ही परमाणु राइट साइड में है। ओके, अब देखते हैं ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या देखिए लेफ्ट साइड में कितनी है, तो एक यहां से आपको मिल रहा है और चार यहां से, यानी कि जो ऑक्सीजन के परमाणु हैं लेफ्ट साइड में 5 है, 4 यहां से और एक यहां से 5 है। अब राइट साइड में देखिए 5 है या नहीं, तो राइट साइड में देख रहे हैं 4 यहां से, एक यहां से 5, यानी कि जो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है वो भी आपकी बैलेंस है। अब आते हैं हाइड्रोजन पर। तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2, और राइट साइड में देखते हैं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब आपका क्या बचता है, केवल सल्फर बचता है। तो देख रहे हैं कि जो सल्फर है, यस, लेफ्ट साइड में सल्फर के परमाणुओं की संख्या 1 है और राइट साइड में देख रहे हैं सल्फर के परमाणुओं की संख्या भी 1 है। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोनों साइड तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है।
तो इस तरीके से आपका जो ये समीकरण है बैलेंस है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम चेक करते हैं कि कोई समीकरण बैलेंस है या नहीं, संतुलित है या नहीं। आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड, अगर लेफ्ट साइड में तत्वों के परमाणुओं की संख्या राइट साइड के तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो जाता है तो वो आपका समीकरण बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण, रासायनिक कंकाली रासायनिक समीकरण। देखिए दोस्तों, कंकाली रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जो समीकरण अनबैलेंस होता है, यानी समीकरण आपका संतुलित नहीं होगा तो उसको हम बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। जैसे एक एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं Mg(O2), तो इसको मैंने क्या लिख दिया MgO, Mg(O2) डायरेक्टली Mg(O2) तो MgO मैंने लिख दिया। तो इस समीकरण को आप देख रहे हैं कि ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस इसलिए नहीं है, यहां पर मैग्नीशियम के तत्वों के परमाणुओं की संख्या 1 है। लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम के तत्वों के परमाणुओं की संख्या 1 है, तो राइट साइड में भी मैग्नीशियम के तत्वों के परमाणुओं की संख्या 1 है। लेकिन ऑक्सीजन को हम देखें तो लेफ्ट साइड में आपके ऑक्सीजन के तत्वों के परमाणुओं की संख्या 2 है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के तत्वों के परमाणुओं की संख्या 2 है, लेकिन राइट साइड में ऑक्सीजन के तत्वों के परमाणुओं की संख्या 1 है। यानी कि यहां पर जो ऑक्सीजन के परमाणु है 2 है और यहां पर ऑक्सीजन के जो परमाणु है 1 है। इस वजह से यह आपका जो रासायनिक समीकरण है बैलेंस नहीं है। तो इस टाइप के समीकरण को, यानी जो समीकरण बैलेंस नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। अब दोस्तों, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, कैसे करते हैं इसको आइए देखते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, संतुलित करना, ओके। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो कोई भी रासायनिक समीकरण असंतुलित हो यानी कि अनबैलेंस हो तो उसको कैसे बैलेंस कैसे करते हैं, संतुलित कैसे करते हैं। जैसे कि ए आपका समीकरण है, तो ए अभी मैंने देखा है कि ये जो आपका रासायनिक समीकरण है बैलेंस नहीं है, यानी कि अनबैलेंस है। तो इसको कैसे संतुलित करेंगे, तो शो करता है। तो अगर इस समीकरण को हम बैलेंस करना चाहें तो देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। Mg(O2) है तो MgO आपका बन रहा है उत्पाद। तो इस रासायनिक समीकरण को हमको संतुलित करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दोस्तों किस परमाणु के, किस तत्व के परमाणुओं की संख्या में कमी है। तो आप देख रहे हैं, आपने देखा भी है और देख भी रहे हैं कि ऑक्सीजन जो तत्व है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या में कमी है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, लेकिन यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या 1 है। तो अगर हम उत्पाद की ओर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उत्पाद की ओर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हो जाता है और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन आपका हो जाता है। लेकिन अब फिर हम चेक करते हैं
कि ये हमारा जो रासायनिक समीकरण अब बनकर तैयार हुआ है यह संतुलित है या नहीं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या 1 है और यहाँ पर मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। यानी मैग्नीशियम की जो परमाणुओं की संख्या है वो अब अनबैलेंस हो गई। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है। तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब देखिएगा दोस्तों ये आपका रासायनिक समीकरण बैलेंस हो गया। देखिए मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या 2, तो मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या 2, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2, तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2। तो इस तरीके से आप रासायनिक समीकरण को बैलेंस करते हैं। दूसरा एग्जांपल को चेक करते हैं दोस्तों कि ये आपका जो रासायनिक समीकरण है बैलेंस है या नहीं। इधर NaOH प्लस HCl को रासायनिक अभिक्रिया कराया गया है, तो जो मेरा उत्पाद बन के आया है NaCl प्लस का H2O। तो देखते हैं दोस्तों कि लेफ्ट साइड में तत्वों के परमाणुओं की संख्या राइट साइड में तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर है या नहीं। अगर लेफ्ट साइड में तत्वों के परमाणुओं की संख्या राइट साइड में तत्वों के परमाणु की संख्या के बराबर हो जाती है तो हमारा जो रासायनिक समीकरण है वो बैलेंस है। तो यहाँ पर सोडियम की जो परमाणु की संख्या है 1 है और इस साइड भी सोडियम के परमाणु की संख्या 1 है। अब आगे चेक करते हैं, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 1 यहाँ से आपको मिल रहा है और 1 यहाँ से, यानी हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या लेफ्ट साइड में 2 है और राइट साइड में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है, यानी हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब क्लोरीन की बात आती है, तो क्लोरीन भी लेफ्ट साइड में परमाणु संख्या 1 है और राइट साइड में भी क्लोरीन के परमाणु संख्या 1 है, यानी ये आपका जो समीकरण है ये बैलेंस है। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा एग्जांपल, जो कि लेड नाइट्रेट को गर्म करके जब हम गर्म किए तो हमारा जो उत्पाद बनकर आता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो चेक करते हैं दोस्तों जो आपका समीकरण है ये बैलेंस है या नहीं। तो आइए चेक करते हैं, यहाँ पर लेड की मात्रा, लेड के परमाणु संख्या 1 है तो यहाँ पर भी लेड के परमाणु संख्या 1 है, ये तो बैलेंस है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितनी है, नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 है। नाइट्रोजन के परमाणु संख्या यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितनी है, 1 है, यानी जो आपका नाइट्रोजन है वो अनबैलेंस है। ओके, अब बाकी चेक करते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या इधर कितना है, 6 है और यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी है, 1 2 3 2 5, यानी इधर हमारे पास ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 6 है और इधर आपके पास ऑक्सीजन के परमाणु संख्या केवल 5 है, यानी आपका ऑक्सीजन भी अनबैलेंस है। तो यहाँ पर आपके पास प्रश्न ये उठता है कि हम सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करें कि ऑक्सीजन को। तो दोस्तों कभी भी अगर बैलेंस करना हो तो सबसे पहले उस तत्व के परमाणुओं की संख्या को बैलेंस करते हैं जिसकी संख्या ज्यादा हो। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ज्यादा है तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो आइए ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो Pb NO3 का ट्वाइस, तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं यानी कि जो PbO आपका है लेड ऑक्साइड है इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका हो जाता है 2 PbO प्लस NO2 प्लस का O2। तो अब चेक करते हैं कि हमारा जो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हुए या नहीं। अगर बराबर हो गए तो हमारा जो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या है वो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 6 है और यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 2 2 4 2 6, यानी जो आपका ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या है वो तो बैलेंस हो गया। अब चेक करते हैं दोस्तों कि ये जो नया समीकरण आपका बन के आया है ये आपका रासायनिक समीकरण बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पर लेड की मात्रा 1 है और यहाँ पर लेड की मात्रा कितनी हो गई, 2, यानी आपका जो लेड का
परमाणुओं की संख्या है वो अनबैलेंस है। ओके, अब नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, केवल 1 है, यानी नाइट्रोजन भी अनबैलेंस है। और ऑक्सीजन देखते हैं 6 है, तो 2 2 4 2 6, यानी ऑक्सीजन आपका बैलेंस है। तो अब इन दोनों में किसको आपको बैलेंस करना है, जबकि दोनों की संख्या सेम है। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पर 1 हुआ है, यहाँ पर लेड 1 है तो यहाँ पर 2 हुआ है। तो आप सबसे पहले लेड को पीरियडिक दीजिए, मतलब दोनों में सेम है, यानी दोनों की संख्या जो है वो सेम है। लेड के भी परमाणु की संख्या उतनी ही है और नाइट्रोजन के भी परमाणु की संख्या उतनी ही है। तो सबसे पहले हम लेड को बैलेंस कर लेते हैं। तो लेड को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस साइड यानी जो अभिकारक है इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2PbNO3 का ट्वाइस। अब क्या हो जाएगा आपका 2PbO प्लस NO2 प्लस का O2। अब चेक करते हैं कि ये जो हमारा नया समीकरण बन के आया है बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पर लेड की मात्रा 2 है, तो यहाँ पर भी लेड की मात्रा 2 है। यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 2 दूना 4, और यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, केवल 1। ओके, यानी नाइट्रोजन जो आपका है वो अनबैलेंस है। अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं, ऑक्सीजन कितना है हमारा, 2 3 6 दूना 12। कैसे चेक करते हैं, देखिए O3 है और ट्वाइस है, यानी 3 दूना 6 इधर से आ गया, और 6 गुणे 2 12, यानी ऑक्सीजन कितना हो गया इधर 12। अब इधर चेक करते हैं, 2 2 4 2 6, यानी ऑक्सीजन इधर कितना है, केवल 6, और इधर ऑक्सीजन कितना है 12, यानी आपका ऑक्सीजन भी अनबैलेंस हो गया। तो क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है आपका 4 है, तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब चेक करते हैं कि हमारा बैलेंस हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर लेड 2 है, लेड 2 है, यानी आपका जो लेड है वो बैलेंस है। अब चेक करते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 2 2 2 जा 4, यानी यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है उसमें नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 4 है, और इधर चेक करते हैं तो नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या 4 है, यानी आपका नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी आती है, तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है लेफ्ट साइड में, 3 दूना 6 दूना 12, यानी लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 12 है। अब राइट साइड में चेक करते हैं तो 2 और 4 दूना 8, 8 2 10 2 12, यानी आपका जो ऑक्सीजन है वो भी बैलेंस हो गया। अब देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो आपका पूरा रासायनिक समीकरण है पूरी तरह से बैलेंस है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी जितने लेफ्ट साइड में तत्वों के परमाणुओं की संख्या है उतनी ही राइट साइड में तत्वों के परमाणुओं की संख्या है। इस तरीके से आपका जो ये रासायनिक समीकरण है बैलेंस हो गया। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको अगर कोई भी रासायनिक समीकरण बैलेंस करने के लिए आता है तो उसको आप बैलेंस करेंगे। एक दो बार दोस्तों 2-3 एग्जाम्पल आप बैठ कर अच्छी तरीके से पेन और कॉपी पर करेंगे तो हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको केवल करना है। अब आगे देखते हैं, रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत। रासायनिक समीकरण में जो भौतिक अवस्थाओं का संकेत दिया रहता है जैसे यस, यल और उसके बाद से AQ करके, इनका सेंस क्या होता है उसको हमको समझना है। जैसे आपका सोडियम यहाँ पर सॉलिड के रूप में लिया गया है और यहाँ पर जो जल है वो तो लिक्विड है, यानी सोडियम और लिक्विड दो रासायनिक पदार्थ है, इनको आपस में अभिक्रिया कराया जा रहा है। तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है जो कि एक्वा के रूप में, और जो आपका हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है वो गैस के रूप में। यहाँ पर जो सोडियम है वो सॉलिड स्टेट में है और जो आपका H2 है वो है यानी जल जो है वो लिक्विड के रूप में। जब इन दोनों पदार्थों को आपस में रासायनिक अभिक्रिया कराई जा रही है तो जो हमारा उत्पाद बन के आ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वा के रूप में, और जो आपका हाइड्रोजन बन के आ रहा है वो गैस के रूप में। जो आप तो दोस्तों जो यल होता है उसको हम लिक्विड बोलते हैं यानी द्रव फॉर्म में है,
और जो G होता है उसको हम गैस बोलते हैं यानी गैस फॉर्म में है, और जो S होता है उसको हम सॉलिड बोलते हैं यानी ठोस फॉर्म में है। यहाँ तक तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन जो AQ है इसका मतलब आपको नहीं क्लियर हो रहा होगा। तो जो AQ है आपका ये लैटिन वर्ड है दोस्तों, जो AQ है ये लैटिन वर्ड है, इसका भी सेंस वाटर ही होता है, लेकिन इसको लैटिन से लिया गया है यानी लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड में इसको AQ, इसका भी सेंस वाटर ही होता है। अब सेकेंड एग्जांपल, जैसे CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, इसको हम उष्मा दे करके हम जो नया उत्पाद बना रहे हैं CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड स्टेट में है, यस का मतलब सॉलिड होता है यानी ठोस। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा सॉलिड स्टेट में है, इसको जब हम उष्मा दे रहे हैं तो जो हमारा नया उत्पाद बन के आ रहा है वो कैल्शियम ऑक्साइड, वो भी सॉलिड स्टेट में है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस स्टेट में है। तो मैक्सिमम आपको 4 भौतिक अवस्थाओं का संकेत आपको मिलेगा, एक L के फॉर्म में, एक G के फॉर्म में, एक S के फॉर्म में, एक एक्वा के फॉर्म में, AQ के फॉर्म में। जो L होता है इसका सेंस लिक्विड यानी द्रव के फॉर्म में, जो आपका G होता है गैस यानी गैस के फॉर्म में, जो आपका S होता है यानी सॉलिड यानी ठोस के फॉर्म में। जो AQ होता है, AQ को लैटिन वर्ड है, AQ जो आपका है एक लैटिन वर्ड है, इसका भी सेंस वाटर होता है, लेकिन इसको लैटिन वर्ड में इसका नाम AQ है। तो इस तरीके से बेसिकली 4 यानी L, G, S और AQ भौतिक अवस्थाओं का उपयोग होता है रासायनिक समीकरण में। तो दोस्तों आशा करते हैं कि रासायनिक समीकरण के बारे में जितने भी पॉइंट मैंने बताया हो, बैलेंस, अनबैलेंस, कंकाली रासायनिक समीकरण, सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों अगर कोई भी टॉपिक या किसी भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे।